हम हर साल अपने स्मार्टफोन बदलते हैं। हम शायद ही कभी सोचते हैं कि इनके अंदर के धातु कहां से आते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में महत्वपूर्ण खनिज जैसे कोल्टन, कोबाल्ट, तांबा, सोना और हीरे पाए जाते हैं। इन मूल्यवान संसाधनों के कारण दशकों से निरंतर संघर्ष जारी है। स्थानीय खदानें अक्सर बहुत असुरक्षित होती हैं। वे बिना किसी उचित सुरक्षा उपकरण के चलती हैं। श्रमिकों को दिहाड़ी पर रखा जाता है। उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। कुछ कच्चा अयस्क पड़ोसी देशों के रास्ते चुपके से तस्करी हो जाता है। दुनिया भर में बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग के साथ कांगो की जमीन और लोगों पर दबाव लगातार बना हुआ है। इसका सीधा असर लाखों स्थानीय परिवारों के जीवन पर पड़ता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका का एक विशाल देश है। इसमें भूमध्य रेखीय वनस्वाना और पूर्वी पहाड़ हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से ये महाद्वीप के सबसे बड़े देशों में से एक है। इसके क्षेत्रों के बीच लंबी दूरियां हैं। यहाँ बहुत कम रेलवे लाइनें हैं। बारिश के मौसम में कई सड़कें कीचड़ में बदल जाती हैं। कई क्षेत्र राजधानी से केवल नदी या हवाई जहाज से जुड़े हैं। ये संरचना सरकार को आपदाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देने से रोकती है। ये व्यापार में बाधा डालती है। दूर दराज के इलाकों में दवा, ईंधन और भोजन पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। देश में सैकड़ों जनजातियां रहती हैं और दर्जनों भाषाएं बोली जाती हैं। शहरों में लोग अक्सर कई स्थानीय भाषाओं में बात करते हैं। स्कूलों और दस्तावेजों में फ्रेंच का उपयोग होता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका का सबसे बड़ा फ्रांसीसी भाषी देश है। युद्धों और पलायन ने आबादी को मिला दिया है। क्षेत्र असमान रूप से विकसित हो रहे हैं। ये एक समृद्ध संस्कृति देता है, लेकिन इससे कई चुनौतियां भी आती हैं, जैसे शिक्षा और डॉक्टरों तक पहुंच की समस्या। चुनाव में भागीदारी और बजट वितरण भी कठिन है। किंशासा कांगो नदी पर एक विशाल शहर है। यहां सत्ता, बैंक, विश्वविद्यालय, बाजार और मीडिया केंद्रित है। शहर सड़कों, जल आपूर्ति और बिजली नेटवर्क से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ट्रैफिक जाम, बिजली कटौती और पानी की कमी आम बात है। लोग रोजगार की तलाश में राजधानी आते हैं। बाहरी इलाके बिना योजना के फैलते जा रहे हैं। इसके बावजूद किंशासा देश का सांस्कृतिक केंद्र है। संगीत की नई शैलियां, स्ट्रीट फैशन और विचार यहीं पनपते हैं, जो बाद में अन्य बड़े शहरों में फैल जाते हैं। औपनिवेशिक काल में कांगोवासियों को रबर और अन्य संसाधन इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया जाता था। वे हिंसा और जबरदस्ती के श्रम के साल थे जब समुदाय बर्बाद हुए और स्थानीय संस्थाएं बिखर गईं। उन घटनाओं की यादें आज भी सत्ता और विदेशी कंपनियों के प्रति लोगों के नजरिए को प्रभावित करती हैं। लोग याद करते हैं कि उनकी जमीन का धन निवासियों के लिए बिना किसी लाभ के कैसे चला गया। उपनिवेशवाद की विरासत आज भी दिखती है। कमजोर सरकारी सेवाएं, सड़कों की कमी, अधिकारियों पर अविश्वास। इस इतिहास को समझे बिना वर्तमान संघर्षों को समझाना मुश्किल है। आजादी के बाद देश ने तख्तापलट और तानाशाह की लंबी निजी सत्ता देखी। संसाधन अभिजातीय वर्ग के पास केंद्रित थे और क्षेत्र गरीब हो रहे थे। जब शासन गिरा तो स्थिर संस्थाओं के बजाय देश को कमजोर प्रशासन मिला। सत्ता और खदानों के लिए लड़ने को कई सशस्त्र समूह तैयार थे। राजनीति अब भी अभिजात्य सौदों और पड़ोसी प्रभाव पर निर्भर है। चुनाव औपचारिक रूप से होते हैं पर विश्वास अक्सर कम होता है। सेना, पुलिस और अदालतों में सुधार धीमा है, इसलिए लोग सुरक्षा और न्याय महसूस नहीं करते हैं। 90 के दशक के अंत में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 2 युद्ध हुए, जिनमें पड़ोसी और दर्जनों सशस्त्र समूह शामिल थे। तब से पूर्वी प्रांत लड़ाइयों, हमलों और सड़कों पर नियंत्रण से पीड़ित है। विभिन्न समूह खानों, लकड़ी काटने और राजमार्गों पर वसूली से कमाते हैं। वहीं आम नागरिक अपने घर और फसल खो रहे हैं। संघर्ष विराम अक्सर टूट जाते हैं। सरकार का काम विद्रोहियों को निहत्था करना है, उसे सीमा पर नियंत्रण बहाल करना है, अदालतों और पुलिस के काम को व्यवस्थित करना है। अभी तक ये हर जगह सफल नहीं हुआ है। लोग लगातार खतरे में जी रहे हैं। युद्ध और गरीबी के कारण परिवार गांवों से शिविरों या पड़ोसी देशों में जा रहे हैं। लोग टेंटों में रहते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। चिकित्सा सहायता मानवीय मिशनों पर निर्भर है। सड़कें असुरक्षित हैं। लौटने की जगह अक्सर नहीं होती। घर नष्ट हो गए हैं। खेत बारूदी सुरंगों से भरे हैं। जमीन पर कब्जा है। क्षेत्रों में सुरक्षा और काम के बिना विस्थापित परिवार कई महीनों तक अनिश्चितता में रहते हैं।
देश के भीतर अभी लाखों लोग विस्थापित हैं। ये संख्या संकट के समय बढ़ जाती है। देश में खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। बैटरी के लिए कोबाल्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोल्टन मिलता है। तांबा, सोना, हीरे और तेल के भंडार भी हैं। अच्छे वर्षों में ये बजट को आय व रोजगार देता है, पर कमजोर नियंत्रण से कुछ खनन करों से बच जाता है। दुनिया का अधिकांश कोबाल्ट यहीं से आता है, इसलिए कीमतों में उतार चढ़ाव व निर्यात नियमों का असर श्रमिकों व बजट पर तुरंत होता है। संसाधनों से लाभ के लिए स्पष्ट लाइसेंस कर, संग्रह, सुरक्षा और बंदरगाहों, बाजारों तक सड़कें चाहिए। गरीब इलाकों में अधिकांश खनन हाथ से होता है। लोग मिट्टी को ट्रे में धोते हैं या बिना हेलमेट के उथली खानों में उतरते हैं। बिचौलिए कच्चा माल नकद में खरीदते हैं, वे इसे सीमा पार ले जाते हैं। ऐसी कड़ियों में बाल श्रम और चोटें दिखती हैं। कुछ कंपनियां अयस्क के स्रोत के दस्तावेज मांगती हैं, वे जांच भी करती हैं, इससे मदद मिलती है, पर सभी क्षेत्र शामिल नहीं होते। हाल के वर्षों में दस्तकारी कोबाल्ट खनन की हिस्सेदारी घटी है, पर अन्य काम न होने से लोग अब भी इन टोलियों में जाते हैं। कुछ इलाकों में यौन हिंसा का इस्तेमाल निवासियों को डराने और क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। महिलाएं और लड़कियां आघात व कलंक झेलती हैं। शहरों और मिशनों में क्लिनिक तथा सहायता केंद्र हैं। वे उपचार प्रदान करते हैं। वे पढ़ाई और काम पर लौटने में मदद करते हैं। वे अदालतों में भी समर्थन देते हैं। लेकिन जब तक गांवों में सुरक्षा नहीं है और अपराधियों को दंड नहीं मिलता, हिंसा का चक्र चलता रहेगा। हमले से बचे लोगों को केवल चिकित्सा ही नहीं बल्कि आवास, सुरक्षा और स्थिर आय भी चाहिए, वरना लोग वर्षों तक कमजोर स्थिति में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन कई सालों से देश के पूर्व को स्थिर करने, नागरिकों की रक्षा करने और चुनावों का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। शांति सैनिक सड़कों पर गश्त करते हैं, मानवीय काफिलों के साथ जाते हैं और स्थानीय बलों को प्रशिक्षित करते हैं। परिणाम भिन्न है। कुछ जगह उनकी उपस्थिति सहायक होती है, कहीं कहीं लोग प्रतिक्रिया की गति से असंतुष्ट हैं। मिशन की चरणबद्ध वापसी पर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है। इसे स्थानीय सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है। सेना, पुलिस और अदालतों में सुधार के बिना केवल बाहरी सुरक्षा समस्या हल नहीं करेगी। कांगो नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है जल प्रवाह के मामले में। ये अंदरूनी इलाकों को राजधानी और सागर से जोड़ती है। इस पर माल, मछली और अन्य उत्पाद चलते हैं। रैपिड्स रास्ते के कुछ हिस्सों को खतरनाक बनाते हैं, इसलिए स्थानांतरण, बंदरगाह और छोटी रेल लाइनें महत्वपूर्ण हैं। ये लाइनें मुश्किल हिस्सों को बाईपास करती हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों पर बिजली घर काम करते हैं। ये देश को बिजली देते हैं, लेकिन कई परिवार अब भी बिना रोशनी के रहते हैं। पनबिजली की क्षमता बहुत अधिक है, पर इसकी प्राप्ति सुरक्षा, वित्त पोषण और रखरखाव पर निर्भर करती है। पूर्व में पहाड़ उठते हैं जहां ज्वालामुखी सक्रिय हैं। विस्फोटों ने कई बार झीलों के किनारे बसे शहरों में घर और सड़कें नष्ट की हैं। 21वें साल में गोमा के पास एक बड़े विस्फोट से लोग विस्थापित हुए। इससे आवासीय क्षेत्र और सड़कें नष्ट हो गईं। वैज्ञानिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और अधिकारियों को चेतावनी देते हैं, पर कभी कभी निकासी जल्दबाजी में होती है। पहाड़ों में खनिज और राष्ट्रीय उद्यान है। यही खनन कंपनियों, प्रकृति संरक्षण और लोगों की सुरक्षा के हित अक्सर टकराते हैं। पहाड़ी पार्कों में दुर्लभ पहाड़ी गोरिल्ला रहते हैं। रेंजर उनकी रक्षा करते हैं। उन्हें शिकारियों और सशस्त्र समूहों से लड़ना पड़ता है। कानूनी पर्यटन स्थानीय लोगों को रोजगार और संरक्षण के लिए धन देता है। ये केवल सुरक्षित और बुनियादी सुविधा वाले स्थानों पर ही संभव है। जब क्षेत्र में उग्रवादी या बीमारियां फैलती हैं, तो पार्क बंद हो जाते हैं। इससे आय कम हो जाती है। इन जानवरों का संरक्षण आसपास की स्थिरता पर निर्भर है। ये इस बात पर भी निर्भर है कि निवासियों को आय का उचित हिस्सा मिले, ताकि वे अवैध शिकार में शामिल न हों। कठिन इतिहास के बावजूद कांगो संगीत पूरे अफ्रीका और उसके बाहर प्रसिद्ध है। शहरों में स्टूडियो है, चौराहों पर लाइव बैंड बजते हैं और नृत्य व शैली रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। संगीतकार परिवार, प्रेम और सामाजिक मुद्दों पर गाते हैं। अक्सर गीत ही सबसे पहले उन विषयों को उठाते हैं जिन पर खुलकर बात करना मुश्किल होता है। संगीत दृश्य, फैशन, सिनेमा और स्ट्रीट आर्ट को आगे बढ़ाता है। ये लोगों में एकता का दुर्लभ भाव पैदा करता है, जहां राजनीति, गरीबी और संघर्ष आमतौर पर उन्हें बांटते हैं। स्वास्थ्य प्रणाली में डॉक्टरों, उपकरणों और दवाओं की कमी है।
इबोला और खसरे जैसी बीमारियों का प्रकोप दिखाता है। जल्दी पहचान और टीकाकरण बहुत जरूरी है। डॉक्टर और स्वयंसेवक लोगों को सिखाते हैं। वे लक्षणों को न छिपाने, हाथ धोने और अलग रहने की सलाह देते हैं। जब मोबाइल टीमें और वैक्सीन जल्दी पहुंचते हैं तो बीमारी का फैलाव तेजी से रुकता है। हाल के वर्षों में देश ने फिर इबोला का सामना किया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद मिली। इससे टीकाकरण और इलाज में तेजी आई। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य 3 बातों पर निर्भर करता है: सुरक्षा सड़कें और खनन के निष्पक्ष नियम। निवेशक खदानें और बिजली घर बनाएंगे यदि अदालतें और पुलिस काम करती हैं और अनुबंधों का पालन होता है। निवासियों को स्कूल घरों में बिजली और पारंपरिक खनन से अलग काम चाहिए। यदि अधिकारी सीमा नियंत्रण मजबूत करें और कर संग्रह सुधारे तो संसाधन लोगों के लिए काम करेंगे, उनके खिलाफ नहीं। यदि ये दिलचस्प लगा तो नए अंक न चूकने के लिए सदस्यता लें। हमारे पास सब कुछ संक्षिप्त और सटीक है।